दोस्तों, डिजिटल रोज एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। देखिए, अपन अजमेर के चौहानों को कंप्लीट कर लें। आज अपन बात करेंगे रणथंभौर के चौहान। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि पिछली क्लास में अपन जो पृथ्वीराज थर्ड था उसकी बात कर रहे थे, पृथ्वीराज थर्ड को कंप्लीट कर रहे थे। तो स्टार्टिंग में जब अपन रिवीजन किए थे पृथ्वीराज थर्ड का, उस समय में बता दिया था गलती से कि भाई पृथ्वीराज थर्ड ने अपने चाचा अप्रगांगे और नागार्जुन के विद्रोह को दबाया था। लेकिन अपन पृथ्वीराज जब थर्ड स्टार्ट किए थे उस समय में आपको सही बता दिया था कि जो अप्रगांगे और नागार्जुन पृथ्वीराज थर्ड के भाई चचेरे भाई थे। तो उसको आप सही कर लेना, मैं कल रिवीजन में गलत बोल दिया था, मुझे लग रहा है सर कि पृथ्वीराज थर्ड ने अपने चाचा अप्रगांगे और नागार्जुन के विद्रोह को दबाया था। ना भाई, वो चाचा नहीं थे, चचेरे भाई थे। ठीक है, तो नागार्जुन और जो अप्रगांगे जो चचेरे भाई थे उनके विद्रोह को दबाया था पृथ्वीराज थर्ड। ठीक है, आज अपन बात करते हैं रणथंभौर के चौहान। ठीक है, रणथंभौर के चौहान में बात करते हैं। फिर रणथंभौर में सबसे पहले बात कर लेते हैं, चौहान वंश का शासन था। ठीक, चौहान रणथंभौर के जब चौहान ही पढ़ रहे थे तो रणथंभौर में चौहान वंश का शासन था। देखिए, यहाँ पर गोविंदराज रणथंभौर की स्थापना करता है। ठीक है, जो 1194 में करता है। ठीक है, गोविंदराज 1194 में रणथंभौर में चौहान राज्य की स्थापना करता है। देखिए, अब गोविंदराज की बात करते हैं अपन। गोविंदराज पृथ्वीराज थर्ड का बेटा था। ठीक है, जो अजमेर में पृथ्वीराज थर्ड था, पृथ्वीराज चौहान था, उसका बेटा था गोविंदराज। देखिए, पृथ्वीराज थर्ड यानी उसके जब मरने के बाद में गोविंदराज कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता स्वीकार कर लेता है और कुतुबुद्दीन ऐबक की अधीनता में अजमेर का राजा बनता है, अजमेर की गद्दी संभालता है। देखिए, यह अधीनता स्वीकार कर लेता है, लेकिन उधर पृथ्वीराज थर्ड का एक भाई था हरिराज। ठीक है, अपन बात किए थे भाई सोमे जो कर्पूरी देवी और जो सोमेश्वर के जो बेटे थे पृथ्वीराज थर्ड और जो हरिराज, तो पृथ्वीराज थर्ड तो मर जाता है भाई उधर मोहम्मद गोरी के खिलाफ। ठीक है, तो हरिराज को लगता है, गुस्सा आता है कि भाई जो मेरा भाई है, भाई था पृथ्वीराज थर्ड, वो तो इनके खिलाफ लड़ता लड़ता मारा गया है, और ये जो गोविंदराज यानी भाई का बेटा यानी पृथ्वीराज थर्ड का बेटा ये इनकी अधीनता स्वीकार कर रहा है। तो हरिराज गुस्से में इसके खिलाफ विद्रोह करता है और इसको यहाँ से भगाता है अजमेर से। अजमेर से भागता है भाई अपना, यानी अंकल लगता था जो हरिराज गोविंदराज का। तो अब अंकल के खिलाफ तो क्या ही लड़ेंगे, और गोविंदराज अजमेर से भागता है और रणथंभौर में जाकर 1194 में रणथंभौर में चौहान वंश के जो नया एक राज्य स्थापित करता है और उधर हरिराज राजा बन जाता है अजमेर का। तो इस प्रकार आपको ध्यान रखना, गोविंदराज 1194 में जो रणथंभौर यानी रणथंभौर में एक स्वतंत्र चौहान राज्य की स्थापना करता है। आपको एक मैं पूरे जो बता दिया बेसिक डिटेल थी जो। अब इसके बाद में बात करते हैं कि गोविंदराज स्थापना कर देता है, गोविंदराज की इतनी हिस्ट्री है। इसके बाद में और छोटे छोटे राजा बने थे, लेकिन जो गोविंदराज के बाद में बड़ा राजा बना था हमीर बना था। अपन आज हमीर की बात करेंगे। देखिए, वालन प्रहलादन भी एक राजा बने थे गोविंदराज के बाद में। ठीक है, वालन, प्रहलादन और वीर नारायण और जयत्र सिंह राजा बने थे। ठीक है, वीर नारायण ये इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ाई किया था। एक बार वीर नारायण इल्तुतमिश के खिलाफ लड़ाई किया था। अब जयत्र सिंह ये देखे गोविंदराज के बाद में राजा बने थे, वालन, प्रहलादन, वीर नारायण और जयत्र सिंह। अब जयत्र सिंह के बाद में एक बड़े राजा हुए थे हमीर। अब हमीर की बात करते हैं आज अपन।
देखिए इनका टाइम पीरियड था 1282 से 1301 तक रहा था अमीर का, 1282 से 1301 तक। ठीक है, अब देखिए इनके पिता जयतर सिंह थे और इनकी माता हीरा दे थी। ठीक है, जयतर सिंह पिता थे और माता हीरा दे थी, आप लिख लेना चाहिए से। जयतर सिंह पिता थे और हीरा दे माता थी। देखिए हमीर इसकी एक नीति प्रसिद्ध हुई थी, दिग्विजय की नीति। देखिए दिग्विजय की नीति का मैं मतलब आपको बता देता हूं कि यह चाहता था अमीर भाई आसपास के राज्यों को जीतना या दिशाओं को जीतना। ठीक है, आसपास के राज्यों को जीतना ही इसकी दिग्विजय की नीति के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। ठीक है, इसके देखिए दिग्विजय की नीति किसकी प्रसिद्ध थी ये पूछा जा सकता है, तो हमीर की दिग्विजय की नीति प्रसिद्ध थी। इसका मतलब सीधा सा है भाई आसपास के राज्यों को या पड़ोसी राज्यों को जीतना ही इसकी दिग्विजय की नीति के रूप में प्रसिद्ध हुआ था। इसके बारे में अपन बात करते हैं, चित्तौड़ के जो समर सिंह हो रहा था, इन्होंने भाई 2-3 राजाओं को हराया था, तो यानी बड़े राजाओं। ठीक है, इनको 16 युद्धों को विजेता माना जाता है। भाई 16 युद्ध जीते थे इन्होंने। 17वें युद्ध हुआ था इनका, तो उसमें हारे थे। ठीक है, तो उसके बाद यानी अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ लास्ट में 17वें युद्ध में हारे थे, यानी 16 युद्धों के विजेता माने जाते हैं। ठीक है, एक तो चित्तौड़ के समर सिंह को राजा, जो समर सिंह था वो यानी रतन सिंह के पिता थे, यानी एक प्रकार से रानी पद्मावती के ससुर मान लो, या रतन सिंह के पिता। ठीक है, एक मालवा में जगह पड़ती है धार। ठीक है, धार के राजा भोज को हराया था। ठीक है, समर सिंह चित्तौड़ को हराया था, जो मालवा की जो धार जगह पड़ती है मालवा की, इसके जो भोज को भी हराया था। देखिए आबू के एक राजा हुए थे, एक शासक थे परमार सिंह, आबू के परमार सिंह को भी हराया था इन्होंने। ठीक है, इनको हराया था। देखिए एक प्रकार से बड़े तौर पर है, और भी छोटे मोटे राजाओं को खूब हराया होगा, लेकिन अपन इनकी बात करते हैं। चित्तौड़ के समर सिंह को हराया था, जो रतन सिंह के पिता थे। ये पर आप याद रखना चाहो तो यानी पद्मावती के ससुर मान लो, थोड़ा सा याद रह सकता है इस प्रकार से। भोज जो मालवा में जगह पड़ती है धार, धार के राजा भोज को हराया था। आबू के प्रताप सिंह को, मैं क्या लिख दिया परमार नहीं, प्रताप सिंह। ठीक है, इसके बाद में बात करते हैं भाई इनके टाइम में 2 बार जलालुद्दीन खिलजी ने आक्रमण किया था। ठीक है, 1290 और 1292 में 2 बार आक्रमण किया था जलालुद्दीन खिलजी ने। ठीक है, JDK का मतलब जलालुद्दीन खिलजी। जलालुद्दीन खिलजी ने 1290 और 1292 में आकर विद्रोह किया था 2 बार, लेकिन दोनों बार हमीर ने हराया था, जलालुद्दीन खिलजी की सेना को हराया था। एक बार तो 1292 में जलालुद्दीन खिलजी खुद आता है और फिर भी हार के गया था, या वो 1290 में खुद जलालुद्दीन खिलजी नहीं आया था, अपने सेनापतियों को भेजा था, सेना को भेजा था, हार के जाते हैं वापस जलालुद्दीन खिलजी एक बार 1292 में भेजता अपनी सेना को, लेकिन सेनापति वापस मैसेज करते जलालुद्दीन खिलजी के पास, भाई साहब अपने बस में आ रहा नहीं है, या तो तू आ जा, नहीं वापस मार के भगाए गए। जलालुद्दीन खिलजी आता है, घेरा डाल के रखता है रणथंभौर किले के, लेकिन पार नहीं पड़ती है। जलालुद्दीन खिलजी को गुस्सा भी आता, लेकिन कर भी क्या सकता भाई, चित्तौड़ का किला एक प्रकार से भाई बहुत सुरक्षित किला है। ठीक है, तो जलालुद्दीन खिलजी को लगता है वो अपन जीत नहीं पाएंगे इसको, तो परेशान होकर जाना ही पड़ता, वापस बैकफुट पे रहता है जलालुद्दीन खिलजी। लास्ट में झाड़ गा के बोल के जाता है, मैं ऐसे किलों को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता। ठीक है, तो ये प्रसिद्ध का कथन था जलालुद्दीन खिलजी का कि क्वेश्चन बनेगा ये कथन किसका था कि मैं इस किले को या रणथंभौर के किले को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, या किस किले के लिए कथन था, या किस शासक के द्वारा कहा गया था, इस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है। तो किले के लिए पूछा जाए तो रणथंभौर के किले के लिए कहा गया है,
और किस शासक के द्वारा कहा गया था, तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा कहा गया था। ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है भाई। जलालुद्दीन खिलजी अपनी सेना को कैसे कहे कि भाई मैं हार रहा हूँ इस जगह, तो जलालुद्दीन खिलजी इस प्रकार के बहाने लगा के भाई मैं इसे मेरी सेना को मरते हुए नहीं देखना चाहता भाई, इतने दिन हो गए यहाँ पर यानी डेरा डाले हुए, तो मेरे सेनापति युद्ध में मरते भी जा रहे हैं, ठीक है, तो मैं वैसे मेरी सेना को लड़ते हुए यानी मरते हुए नहीं देख सकता। और लास्ट में कह के चला जाता मैं इस किले ऐसे किलो को यानी ऐसे 10 किलो को मुसलमान के एक बाल के बराबर नहीं समझता, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं 1301 में अलाउद्दीन खिलजी भी आक्रमण करता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी वाला थोड़ा भाई प्रसिद्ध रहा है इसके टाइम में, यानी जोहर यानी के साका भी हुआ था, तो अपन बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी के 1301 में जो आक्रमण हुए थे। देखिए 1301 में अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है, तो उसके भी अपन कारण जान लेते हैं। उससे पहले जो जैन के किले को जीत कर गए थे 1299 में, उसकी बात कर लेंगे, ठीक है। 1301 से पहले 1299 की बात करेंगे। एडीके का मतलब अलाउद्दीन खिलजी, उधर जेडीके का मतलब जलालुद्दीन खिलजी था। ठीक है, 1301 में अलाउद्दीन खिलजी हमीर पर या रणथंभौर पर आक्रमण करता है। देखिए इसके जो कारणों की बात कर लेते हैं अपन। कारण सबसे पहले देखिए रणथंभौर का जो सामरिक महत्व भी था, ठीक है। रणथंभौर का जो सामरिक महत्व, वैसे मैं चित्तौड़ का सामरिक महत्व बताया था मेवाड़ में, उसी प्रकार से रणथंभौर भी भाई एक तो दिल्ली के पास में था, ठीक है। राजस्थान में जो बड़ी रियासत पड़ रही है, राजस्थान के बिल्कुल पास में पड़ती है भाई दिल्ली, ठीक है। तो एक तो सामरिक महत्व था, और जो वो जो मैं बात बताया था चित्तौड़ के किले के लिए कि जो दिल्ली वाला कोई भी सुल्तान चाहेगा कि गुजरात जाने के लिए और मालवा जाने के लिए बीच में कोई टैक्स नहीं ले, या बीच में कोई दूसरी रियासत ना पड़े, बीच में कोई दूसरा शासक या कोई राजा परेशान ना करे, तो इसी प्रकार भाई उधर मालवा जाने के लिए भी एक बड़ी रियासत अपन कब्जे में ले लेंगे, और उधर गुजरात में जाने के लिए भी बड़ी रियासत हाथ में ले लेंगे या कब्जे में ले लेंगे। तो यही एक प्रकार से सामरिक महत्व होता है इसका। इस पर अधिकार करके अलाउद्दीन खिलजी जो और राजपूत राजा थे उन पर धाक जमाना चाहता था, ठीक है। जो रणथंभौर किले पर जो अधिकार करके या कब्जा करके जो अलाउद्दीन खिलजी है, जो और राजपूत राजाओं पर, जो अन्य जो अदर रियासतों के राजपूत राजा थे उन पर अपनी धाक जमाना चाहता था, ठीक है। देखिए जब हमीर इसके चाचा जलालुद्दीन खिलजी को हराया था 2 बार, तो अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक ही बात थी भाई, दिल्ली में बैठा बैठा यही सोच रहा था कि भाई एक राजा जो राजस्थान की कोई रियासत में एक राजा है जो पहले मेरे चाचा को 2 बार भगा यानी हरा के भगाया है, और धीरे धीरे उस यानी शक्ति प्रदर्शन करता जा रहा है या मजबूत होता जा रहा है, तो कुछ न कुछ जगह जो सुल्तान जो अलाउद्दीन खिलजी था वो इसकी जो अमीर की जो शक्ति को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, ठीक है। अमीर की जो शक्ति को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, और अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला में लेने की कुछ न कुछ जगह सोच रहा था। हालांकि जलालुद्दीन खिलजी को अलाउद्दीन खिलजी ही मारा था, ठीक है, लेकिन फिर भी भाई वो तो खुद के जो अंकल थे उसको मार दिया, लेकिन कुछ न कुछ जगह यानी अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हार का बदला भी लेने की सोच रहा था, ठीक है। देखिए और एक बात सबसे बड़ी होती है किसी भी शासक की कि जलालुद्दीन खिलजी हो चाहे अलाउद्दीन खिलजी हो, चाहे इधर हमीर मान लो, प्रताप मान लो, कोई भी मान लो, अपने साम्राज्य विस्तार की नीति सभी चाहते हैं कि भाई अपने साम्राज्य का विस्तार हर कोई शासक करना चाहेगा। हालांकि प्रताप अलग था, सांगा अलग था, हमीर अलग है, पृथ्वीराज थर्ड अलग है, उधर मुगलों की या कोई भी और जो अदर जो धर्म वाले जो शासक थे उनकी नीतियां अलग होती थी, ठीक है। वो ज्यादातर साम्राज्य विस्तार की नीति पर बहुत ही ज्यादा विश्वास करते थे, तो उसकी साम्राज्यवादी जो विस्तार की नीति थी वो भी एक मुख्य कारण थी इसका। और जो लेटेस्ट कारण था उस समय का या तत्कालीन जो कारण था वो भी मैं बता देता हूं। देखिए अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोही थे कैबरू और मोहम्मद शाह,
उनको जो अमीर ने शरण दे रखी थी, ठीक है। अब जो मोहम्मद शाह और जो कहबरू की भी बात कर लेते हैं। देखिए, जलालुद्दीन खिलजी के समय जब मंगोलों द्वारा आक्रमण किया गया था इधर दिल्ली पर, ठीक है। मंगोल पहले मुसलमान नहीं थे। जो मंगोल, चंगेज खान का नाम आपने सबने पढ़ा होगा, सब जानते हैं। चंगेज खान मंगोल था। तो वो पहले मंगोलिया से आए थे यहाँ पर आक्रमण करने के लिए अलाउद्दीन यानी जलालुद्दीन खिलजी पर। लेकिन देखिए, बहुत भयंकर आक्रमणकारी थे मंगोल, लेकिन वो हार जाते जलालुद्दीन खिलजी से। और 4000 लगभग 4000 की सेना को जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा एक प्रकार से पकड़ लिया गया था। और दिल्ली में ही इनसे मुस्लिम धर्म या इस्लाम स्वीकार करवा लिया गया था। इनको पकड़ के बोला गया था कि या तो आप इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लो, अन्यथा आप मारे जाओगे। तो मंगोल यहाँ पर रुकते हैं, इनकी जो धर्म स्वीकार कर लेते हैं। बाकायदा इनके लिए दिल्ली में एक कॉलोनी बसाई गई थी, जिसको आज जाना जाता है मंगोलपुरी के नाम से, ठीक है। दिल्ली में जो मंगोलपुरी है, जो मंगोलों को बसाने के लिए बसाई गई थी। मंगोल जलालुद्दीन खिलजी पर आक्रमण करते हैं, हालांकि हारते हैं, पकड़े जाते हैं लगभग 4000 की सेना। और दिल्ली में ही इनको बसाया गया था इस्लाम धर्म स्वीकार करवा कर, ठीक है। आज वो मंगोलपुरी के नाम से जानी जाती है। तो देखिए, इनके जो सरदार थे कहबरू और मोहम्मद शाह, ठीक है। ये दोनों मंगोल थे। हालांकि बाद में इनको मुस्लिम धर्म स्वीकार करवा दिया गया था। अब इनको अलाउद्दीन खिलजी भेजता है 1299 के आसपास गुजरात में आक्रमण करने के लिए, ठीक है। इन्हीं को नहीं, इनकी जो सेना भेजता, हम अपनी सेना भेजता गुजरात में आक्रमण करने के लिए। भाई, गुजरात में आक्रमण करके आओ या युद्ध करके आओ या लूटपाट जो भी करनी होती थी इनको, वो करने भेज दिया अपनी सेना को। उसमें मोहम्मद शाह और कहबरू भी थे। देखिए, इसके जो सेनापति थे, जो अलाउद्दीन खिलजी के, नुसरत खान थे, उलूग खान और अलब खान जो सेनापति था, ठीक है। नुसरत खान, अलब खान और उलूग खान, नाम ध्यान रख लेना। अलाउद्दीन खिलजी के सेनापतियों के बारे में पूछा जाता है, उलूग खान, नुसरत खान और अलब खान, ठीक है। यो भी जो गुजरात आक्रमण के लिए जाते हैं, लूट के लाते हैं गुजरात से कुछ भी। अब मोहम्मद शाह और कहबरू मुख्य भूमिका में होते हैं लूटने में। अब ये जो अपनी लूट का हिस्सा मांगते हैं 20%, ठीक है। उल्लू खान को कहते हैं हमने अच्छी भूमिका निभाई थी, हमें 20% चाहिए लूट में, लूट का जो हिस्सा। उल्लू खान बोलता है अभी एक पड़ेगी आपके। मोहम्मद शाह और कहबरू को दम खाता है उल्लू खान, और जो मैं देता हूं वो ले लो, ठीक है। मोहम्मद शाह और कहबरू विद्रोह करते हैं, यानी बगावत करते हैं, अपने परिवार सहित अमीर के पास जाते हैं रणथंबोर, और शरण मांगते हैं कि हम ऐसे ऐसे अलाउद्दीन खिलजी के खिलाफ बगावत करके आपके पास आए हैं और हमें शरण चाहिए। अमीर हाँ कर लेता, वही बात राजस्थान वाले राजाओं की, शरणागत की रक्षा करना या उसको शरण देना, ठीक है। अमीर बोलता है ठीक है आप तो यहाँ पर रह लो और मैं आपकी रक्षा करूंगा। अमीर को मोहम्मद शाह और कहबरू एक बार और बोलते भाई एक बार सोच लो, उधर भाई साहब अलाउद्दीन खिलजी वो कल को आक्रमण करेगा, आप और मारे जाओगे। अमीर बोलता कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी। मोहम्मद शाह और कहबरू को शरण देता है, ये रहते हैं, ठीक है। उधर पता लगता है अलाउद्दीन खिलजी को कि मेरे जो विद्रोही है अमीर के पास है। अमीर के पास मैसेज करवाता है कि भाई अमीर मेरे जो विद्रोही आपकी तरफ आ गए, इनको मुझे वापस सौंप दो। अमीर मना करता है भाई शरणागत की रक्षा करना सनातन धर्म की जो रिवाज है, संस्कृति है, हिंदू धर्म की संस्कृति है, ऐसा कुछ ही नहीं दे सकता मैं। एक बार फिर अलाउद्दीन खिलजी बोलता है दे दे भाई, नहीं युद्ध करने के लिए तैयार हूं, कर लेना, ठीक है। ये आ जाते इधर। अलाउद्दीन खिलजी उधर सेना भेजता है 1299 में, ठीक है। गुजरात आक्रमण के दौरान ये लूट के मामले में आए थे इधर, तुरंत अलाउद्दीन खिलजी सेना भेजता है रणथंबोर पर। अब देखिए रणथंबोर के किले को जीतने से पहले वो जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना थी वो जैन के किले को जीतती है, ठीक है।
जैन के किले के लिए कहा जाता है कि भाई जैन के किला रणथंभौर की चाबी कहलाता है, ठीक है। जैन के किले को रणथंभौर की चाबी कहते हैं। अगर जैन के किले को जीत लिया है तो रणथंभौर को जीतना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, आसानी से जीता जा सकता है रणथंभौर को। तो उनकी सोच थी। हालांकि आज भी क्वेश्चन बनता है रणथंभौर की चाबी कौन सा किला कहलाता है? जैन का किला कहलाता है, ठीक है। उधर अब अलाउद्दीन खिलजी के लोड में आ गया। देखिए इसका एक कारण ये भी था मोहम्मद शाह और कैबरू। जो मोहम्मद शाह था इसका जो अलाउद्दीन खिलजी की एक बेगम थी, ठीक है, उसकी बेगम थी चिमना बेगम, उसके साथ भी अफेयर चल रहा था भाई, ठीक है। ये वहां पे तेल का मचा रखा था भाई साहब। तो अलाउद्दीन खिलजी के माइंड में पहले से सेट था मोहम्मद शाह, ठीक है, लेकिन कैबरू भी भाई विद्रोह करके भागा था। तो इनकी वजह से अलाउद्दीन खिलजी इनको सल्टाना तो वैसे भी चाहता था। उधर अनारा बेगम ने चिमना बेगम, उसको भी भाई ये उससे अफेयर चल रहा था इसका। अब देखिए, अब आगे बात करते हैं भाई। ये जहन के किले को लूट के या जीत के या उस पर कब्जा कर लेते हैं, वापस चले जाते हैं। फिर 1301 की अब बात करते हैं, ठीक है। 1301 की, पहले 1299 की बात थी। गुजरात जो लूट कर लाए थे गुजरात से, उस समय हमीर के पास चले जाते हैं शरण के लिए, शरण देता है। 1299 में अलाउद्दीन खिलजी की सेना द्वारा इधर आक्रमण किया जाता है, जैन के किले को कब्जा कर लिए थे। देखिए इसके बाद में अपन अब बात करेंगे 1301 की। जो 1301 में अलाउद्दीन खिलजी खुद आता है हमीर पर आक्रमण करने के लिए। तो अब बात करेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आपको लगता है तो। अब देखिए आगे बात करते हैं 1301 वाले जो आक्रमण की। अब अलाउद्दीन खिलजी आता है वापस इधर आक्रमण करने के लिए। अलाउद्दीन खिलजी अपनी कूटनीति काम में लेता है। देखिए थोड़ा सा इनका माइंड अलग ही काम करता था। या तो विश्वासघात के अकॉर्डिंग जीतते थे किसी भी रियासत को, या फिर एक छल कपट करते थे। अलाउद्दीन खिलजी आता है, सबसे पहले संधि की बात भिजवाता है इधर हमीर के पास रणथंभौर के किले में। देखिए रणथंभौर किले के लिए अबुल फजल ने कहा था कि अन्य सब किले नंगे हैं, यह किला या यह दुर्ग बख्तर बंद है, ठीक है। अन्य सब किले नंगे हैं, रणथंभौर का जो किला है यह बख्तर बंद है, ठीक है। एक प्रकार से अन्य, ये देखिए उनका स्टेटमेंट था, अन्य सब किले नंगे हैं, केवल यह किला बख्तर बंद है। एक प्रकार से पहाड़ियों से गिरा हुआ किला था भाई, ठीक है। तो बख्तर का मतलब होता कपड़े, ठीक है भाई, कपड़े पहन रखा है एक प्रकार से भाई, चारों तरफ से पहाड़ियों ने घेर रखा है, तो एक प्रकार से कपड़ों के समान भाई घेर रखा है। बख्तर का मतलब कपड़े होता है, ठीक है। अबुल फजल ने कहा था रणथंभौर किले के लिए, तो इस सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण किला था, पहाड़ियों से घिरा हुआ था, हर कोई आक्रमणकारी डायरेक्ट आक्रमण नहीं कर सकता। तो अलाउद्दीन खिलजी अपनी सेना लेकर आता है, लगभग 9 महीने और कुछ दिनों तक घेरा डालकर रखता है यहाँ पे, लेकिन पार नहीं पड़ती। पहले भी जहन किले को लूट यानी कब्जा करके गए थे अलाउद्दीन खिलजी वाले, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी अब वापस खुद आता है यहाँ पे, और इसको भी लगता है भाई पार नहीं पड़ेगी। खुद पहले 2 बार चाचा जी हार कर गए जलालुद्दीन खिलजी, अपने भी पार नहीं पड़ेगी। अब ये विश्वासघात करने की कोशिश करता है जो अलाउद्दीन खिलजी मैसेज करवाता है अमीर के पास, वह मैं संधि करने के लिए तैयार हूँ, आप संधि के लिए आप आपके सेनापति को भेज सकते हो। रणमल और जो रतिपाल थे सेनापति थे अमीर के, ठीक है। रणमल और रतिपाल, रणमल जाता है संधि करने के लिए। संधि, हाँ, जो अलाउद्दीन खिलजी बोलता है रणमल को, यार क्या तू संधिया कर रहा है, तू तो अपनी तरफ मिल जा, तुझे राजा बना देंगे रणथंभौर का। रणमल बोलता है कि पक्का बना दोगे मुझे, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी को विश्वास दिलाता है, ठीक है मैं तुझे राजा बना दूंगा जीतते ही। अब इसको जो अलाउद्दीन खिलजी और बोलता है और 1-2 बंदे लेके आ अपनी तरफ, उनमें से तुझे हकीकत में ही राजा बना देंगे, ठीक है। ये रतिपाल को और ले आता है, इनको दोनों को विश्वास दिलाया जाता है, तुम्हें कुछ अच्छी पोस्ट दे देंगे और रणमल को राजा बना देंगे। अब उनकी जो नीतियां बताओ मैं, ठीक है, जो भी क्या प्लानिंग है। देखिए उधर इतना अन्न था या खाने का जो भी सिस्टम था, पूरा लगभग
खूब दिन चल सकते हैं। हालांकि 9 महीने के लगभग तो गहरा डाल के रखा ही था, उसके बावजूद भी खूब भंडार था भाई, स्टोरेज खूब था। पानी के लिए भी महल जो कुंड बना हुआ था, ठीक है, किले में। तो इधर रणमल आके बताता है भाई उनके पास तो व्यवस्था तो अच्छी है, वो बाहर नहीं निकलेंगे, वो किला बंद करके बैठे थे हमीर और उसके जो सेना पूरी थी। रण पता नहीं था उधर हमीर को कि भाई रणमल ऐसे उनमें जाके मिलेगा। अब वो बताते भाई अब उनकी ऐसी कोई कमजोरी बताओ कि हम उनको बाहर निकलने पर मजबूर कर दे। तो भाई रणमल के साथ में ये रणमल बताता है वहां पर भाई पानी की भी अच्छी व्यवस्था है और खाने की भी अच्छी व्यवस्था, वो बाहर नहीं निकलने वाले। तो मुगल जो सेनापति थे, अलाउद्दीन खिलजी के जो सेनापति थे, उन्होंने प्लानिंग तैयार की कि भाई हिंदू सेना है अंदर पूरी हमीर के किले में या रणथंभौर के किले में, कि वहां पर जो पानी और जो अन्न है वहां पर अगर गाय का खून और गाय की हड्डियां मिला दे, अगर अनाज में गाय की हड्डियां मिला दे और पानी जो कुंड है उसमें गाय का खून मिला दे, ब्लड मिला दे, तो वो पानी को भी टच नहीं करेंगे और अनाज को भी टच नहीं करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि ऐसा करेगा कौन? तो सेनापतियों ने कहा कि जो रणमल राजा बनाने का बता रहे थे उनको, तो यही करेगा। रणमल को हड्डियों को चूरा बनाकर देते हैं, अनाज में डालता है रणमल जाके और गाय का ब्लड लेके जाके कुंड में डाल देता है पानी के में। उनको पता लगता है अमीर को जो सेना को पूरी को, तो वो पानी पीने से मना कर देती है, अनाज खाने से मना कर देती है। अब मजबूरीवश उनको आना पड़ता बाहर। अब बाहर आए तो अब मैंने पहले बताया था आपको कि अगर सेना को लगे भाई अपन जीत नहीं सकते और सामने दुश्मन की सेना वार करने या युद्ध करने के लिए तैयार हो, तो फिर एक ही काम बचता, साका। ठीक है, साका में जो केसरिया और जौहर होता। अब उनको पता चल गया भाई करना अपने को साका है। हमीर जाके एक जगह बैठ गया, टेंशन में पड़ गया। टेंशन में इसलिए पड़ गया कि भाई उसकी एक बेटी थी, ठीक है, बेटी भाई लड़कियां देखे, कुंवारी लड़कियां जौहर नहीं कर सकती, ठीक है, कुंवारी लड़कियां जौहर नहीं कर सकती है। तो उसकी एक बेटी थी देवल दे, ठीक है, देवल दे कुंवारी थी। तो अंदर जाके बैठ गया। तो सेना को लगा कि भाई राजा तो अंदर जाके बैठ गया, ऐसे टेंशन में नहीं आना चाहिए, लेकिन क्या बात हुई, या तो युद्ध नहीं करना चाहता या केसरिया नहीं करना चाहता। उसकी जो रानी थी, जो उसकी रानी थी हमीर की, वो जाती है उसके पास, हमीर के पास। वो बोलती है भाई आप ऐसे क्यों डर रहे हो, टेंशन में क्यों, आपको या तो केसरिया करना चाहिए या हाथों में चूड़ियां पहन के बैठ जाना चाहिए, मुझे ऑर्डर देना चाहिए, मैं युद्ध करूंगी। अमीर समझाता उसे भाई मुझे कोई डर नहीं है, लेकिन आप सब कुछ नहीं सोच रहे हो, मैं जितनी सोच रहा हूँ। भाई बेटी है देवल, जो ये देवल देव है, ये कुमारी है, कुमारी लड़की जोर नहीं कर सकती, तो मैं इसके लिए सोच रहा हूँ अगर ये उनके पास चले जाएगी, ये उनको ले जाए, अपन तो जोर यानी केसरिया कर लेंगे और तुम जोर कर लोगी, यानी एक प्रकार से साका कर लेंगे, लेकिन ये रह जाएगी तो ये यानी अलाउद्दीन खिलजी ले जाएगा, तो गलत हो जाएगा, पता नहीं क्या क्या करेंगे। उसको रानी को भी लगा, उसकी जो अमीर की रानी को भी, भाई ये बात भी सही है। वो देवल देश सुन लेती है इन बातों को पीछे से, वो अपने पिता के पास आती है, अगर मैं ही आपके बीच में बाधा बन रही हूँ या तो आप मुझे मार दो, लेकिन मेरी वजह से आप ऐसे परेशान मत हो। तलवार उठाता है पिता मारने के लिए, लेकिन फिर भी अपनी बेटी को नहीं मार पाता, भाई अपनी औलाद को कौन मार सकता है ऐसे। फिर भी उसको लगा कि अपने पिता अपने को नहीं मार सकते, वो अपने यानी पदम तालाब था जो रणथंभौर कुंड या रणथंभौर दुर्ग में पदम तालाब में जाकर छलांग लगाती है, देती है देवल दे, ठीक है। देखिए जो ये छलांग लगाती थी, इसको इतिहासकारों ने जल जौहर कहा है। देखिए जल जौहर नाम की कोई व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इतिहासकारों ने इसको जल जौहर कहा है, ठीक है। जल एक प्रकार जौहर आग में अपने प्राण न्यौछावर करना ही जौहर कहलाता है, लेकिन इतिहासकारों ने इस जो देवल दे द्वारा पद्म तालाब में कूदना और आत्महत्या करने को जल जौहर कहा है। अपने को जल जौहर पढ़ना पड़ेगा, एग्जाम में जख मरा के आंसर जल जौहर करना पड़ेगा। फिर राजस्थान में जल जौहर का प्रमाण कहाँ पर मिलता है, तो रणथंभौर दुर्ग में मिलता है, ठीक है। अपने को तो आंसर करना है, अपने जो वैकेंसीज में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। पद्म तालाब था, देवल दे आत्महत्या करते, आत्महत्या थी एक प्रकार से डायरेक्ट पानी में कूद कर, लेकिन जल जौहर की जो संज्ञा दी गई है इसको, इसकी जो जानकारी जो मिलती है अपने को
भाई अमीर खुसरो की जो पुस्तक से मिलती है, ठीक है, खजाइन उल फुतुवा से, ठीक है। खजाइन उल फुतुवा में अमीर खुसरो ने इसका उल्लेख किया है। और जो इस समय फिर ये पद्म तालाब में कूद जाती है। इसके बाद में अमीर की सेना फाइनली बाहर आती है और उधर महिलाओं ने जोहर शुरू कर दिया था, जोहर कर लिया था, ठीक है भाई। महिलाएं पहले जोहर करती थी, उसके बाद में जो पुरुष, जो सेनापति या सेना थी, पुरुषों की जो सेना होती थी, वो केसरे कपड़े धारण करके युद्ध के लिए आ जाती थी बाहर। उधर अमीर खुसरो अपनी सेना से पूछते हैं या रणमल और रतिपाल से पूछते हैं, भाई उधर वो लपटे काहे की उठ रही है रे रणथंभौर किले में। रणमल और रतिपाल बताते हैं भाई इनकी एक व्यवस्था होती है कि अगर इनको लगता है कि अपनी हार निश्चित है तो महिलाएं जोहर करती है और पुरुष केसरिया धारण करते हैं। केसरिया धारण अब उधर अगर जोहर हो रहा है तो कुछ ही देर में जो आने वाले हैं, गेट खोलने वाले किले के, कुछ देर आप तैयार रहो, यानी ये बता देते हैं अलाउद्दीन खिलजी की सेना को तैयार रहते हैं। वो उधर से गेट खोलते हैं। जोहर करने होने के बाद केसरिया कपड़ा धारण करके पुरुष आते हैं बाहर, अंदर महिलाएं जोहर कर लेती है, बाहर आकर ढंग से लड़ते हैं। हालांकि अमीर मारा जाता है इस लड़ाई में, लेकिन भयंकर भयंकर युद्ध हुआ था। अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना को भी बहुत भयंकर नुकसान पहुंचाया था। देखिए नुसरत खान जो अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था वो मारा गया था, ठीक है, 1301 में यहाँ पे रणथंभौर में लड़ता हुआ मारा गया था, ठीक है। इसके बाद में अपन बात कर, इस जो राजस्थान का ये प्रथम शाखा कहा जाता है, इसको 1301 में राजस्थान का प्रथम शाखा कहा जाता है। देखिए आप नोट कर लेना, राजस्थान का जो प्रथम शाखा कहा जाता है, रणथंभौर के शाखे को कहा जाता है, 1301 में हुआ था। हालांकि देखिए अपन खुद पढ़ेंगे 1299, अगला जो जैसलमेर का इतिहास पढ़ेंगे, जैसलमेर के जो पढ़ेंगे, जब 1299 में शाखा हुआ था मूल राजबाटी के समय, तो 1299 में अगर हुआ था तो 1301 से पहले ही हुआ हो। लेकिन फिर भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछते और किताबों में लिखा जाता है राजस्थान का प्रथम शाखा रणथंभौर के शाखा को माना जाता है। तो देखिए ये तो इतिहासकार है, जो भी अपने को किताबों में मिलता है वही माना जाता है और वही अपने को आंसर करना होगा। अपने ज्यादा माइंड नहीं लगाना वहां पे, अपने चाहे इच्छा कुछ भी हो। भाई जैसलमेर वाला शाखा पहले था, लेकिन अपने को आंसर करना है रणथंभौर वाला शाखा, ठीक है, ये प्रथम शाखा माना जाता है। इसमें जो रानी रंग देवी थी हमीर की जो पत्नी, उसके नेतृत्व में जोहर किया गया था, ये थोड़ा ध्यान रख लेना। रानी रंग देवी के नेतृत्व में जोहर किया गया था और जो हमीर के नेतृत्व में केसरिया किया गया था। 1301 में रणथंभौर का प्रथम शाखा हुआ था, ठीक है। 11 जुलाई 1301 11 जुलाई के आसपास, हाँ 11 जुलाई 1301 में, 11 जुलाई 1301 को अलाउद्दीन खिलजी रणथंभौर पर अधिकार कर लेता है फाइनली, ठीक है। रणमल और रतिपाल ने हमीर के साथ विश्वासघात किया था, ये भी आप देख लेना। देखिए मिफ्ता उल फुतुवा भी अमीर खुसरो की एक पुस्तक है, मिफ्ता उल फुतुवा और खजाइन उल फुतुवा। खजाइन उल फुतुवा में अलाउद्दीन खिलजी का जानकारी मिलती है, अलाउद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है, हाँ सही है। और मिफ्ता उल फुतुवा में जलालुद्दीन खिलजी की जानकारी मिलती है। दोनों पुस्तकें अमीर खुसरो की है, ठीक है। इसके बाद में थोड़ी और बात कर लेते हैं अपन। देखिए हम अमीर की जो कुछ मूल्यांकन की बात भी करेंगे, ठीक है। अपन यहाँ तक जो साके की बात कर लिए, साके में जो दो काम होते हैं, केसरिया और शाखा, केसरिया और जोहर। जोहर रानी रंग देवी के नेतृत्व में किया गया था, केसरिया हमीर के नेतृत्व में किया गया था। देखिए इस जो ये शाखा हुआ था, इसकी जो जानकारी मैं बता दिया आपको खजाइन उल फुतुवा में मिलती है। फारसी भाषा में जोहर की प्रथम जानकारी मिलती है उस पुस्तक में, ठीक है। फारसी भाषा में जोहर की प्रथम जानकारी मिलती है। पद्म तालाब में कूदकर जो देवलदे ने आत्महत्या कर ली थी, इसको जल जोहर कहा जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। हालांकि जोहर का मतलब मैं आपको बता दिया, अग्नि में प्रवेश करना जोहर कहलाता था, लेकिन इसको जल जोहर की संज्ञा दी गई, तो अपने को याद रखना पड़ेगा। देखिए अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर आक्रमण कर लिया, यानी अधिकार कर लिया था और उल्लुग खान को ये सौंप दिया था रणथंभौर को, ठीक है। नुसरत खान मारा जाता है और उल्लुग खान को सौंप दिया था रणथंभौर को। अपन ने यहाँ तक बात कर ली है। अब जब हमीर की कुछ सांस्कृतिक उपलब्धियां उनकी भी बात कर लेते हैं। देखिए हमीर के जो सेनापति थे, मैं दो उनकी बात नहीं बताया आपको, वो थोड़ा जैन किले के समय की बात है, थोड़ा आप बैक जाके नोट कर लेना उसको, या थोड़ा माइंड में ध्यान रख लेना। हमीर के दो सेनापति थे, धर्म सिंह और भीम सिंह। धर्म सिंह और भीम सिंह।
जैन की लेके जो पर अधिकार किया था उन्होंने, जो अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने, उस समय धर्म सिंह और भीम सिंह सेनापतियों के रूप में आए थे। धर्म सिंह और भीम सिंह, इनकी जो लूट का सामान था, जो अलाउद्दीन खिलजी की जो सेना उधर गुजरात से लूट कर ला रही थी, उनको लूट लिए थे धर्म सिंह और भीम सिंह। ये वापस हमें रणथंभौर जा रहे थे, तो भीम सिंह मारा जाता है यहाँ पे, और धर्म सिंह आगे आगे लूट के सामान को लेकर जा रहा होता है। हम मेरे को लगता है कि धर्म सिंह आगे चल रहा था और भीम सिंह पीछे रह गया, इसलिए ये मारा गया, धर्म सिंह की वजह से मारा गया। धर्म सिंह को हटा देता है सेनापति के रूप में, ठीक है। दूसरा जो युद्ध होता है जब 1301 के समय, उस समय सेनापति को हटा देता धर्म सिंह को, और एक भोज जो सेनापति था उसको सेनापति बना दिया। लेकिन भोज संभाल नहीं पाता है, भोज को वापस, धर्म सिंह वापस बोलता है भोज से नहीं संभाला जाएगा मोर्चा, मुझे वापस सेनापति बना दो, और धर्म सिंह को वापस सेनापति बना देता है, ठीक है। भोज नाराज होकर वापस अलाउद्दीन खिलजी के पास चले जाता है, तो भोज भी उसके पास चले गया था, अलाउद्दीन खिलजी के पास। थोड़ा ये ध्यान रख लेना, ये सेनापति थे। अब देखिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं मूल्यांकन की, तो ठीक है। अपन अब थोड़ा हम्मीर का जो मूल्यांकन सांस्कृतिक उपलब्धियों की पहले बात कर लेते हैं। देखिए हम्मीर की पुस्तक एक श्रृंगार, ठीक है। ये पुस्तक है हम्मीर की खुद की पुस्तक है श्रृंगार। देखिए संगीत की पुस्तक है, थोड़ा नोट कर लेना, आप साइड में ब्रैकेट में लिख सकते हो, श्रृंगार संगीत की पुस्तक है, खुद हम्मीर के द्वारा लिखी गई थी। देखिए हम्मीर अपने पिता जैतर सिंह थे इनके पिता का नाम, ठीक है। इन्होंने 32 वर्ष तक शासन किया था जैतर सिंह ने। तो अपने पिता जैतर सिंह के 32 वर्षों के शासनकाल की याद में हम्मीर 32 खंभों की छतरी बनवाता है, ठीक है। रणथंभौर में हम्मीर ने 32 खंभों की छतरी बनवाई थी, ये आप नोट कर लेना। देखिए 32 खंभों की छतरी 2 जगह पर है, ये आपको मैं पहले बता देता हूँ। मांडल भीलवाड़ा में, जो मांडल एक जगह पड़ती है भीलवाड़ा में, वहां पर जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है जो 32 खंभों की छतरी है, ठीक है। मांडलगढ़ जो भीलवाड़ा में जगह पड़ती है, वहां पर जगन्नाथ कछवाहा की छतरी है, वो भी 32 खंभों की छतरी है। और जैतर सिंह की छतरी, ये भी 32 खंभों की छतरी है, ठीक है। तो आप नोट कर लेना, 2 छतरियां 32 खंभों के नाम से जानी जाती है। जगन्नाथ कछवाहा आमेर के शासक थे, ठीक है। मान सिंह के चाचा या चाचा लगते थे शायद, हाँ मान सिंह के चाचा लगते थे जगन्नाथ कछवाहा। उसकी छतरी मांडलगढ़ भीलवाड़ा में है। प्रताप पर लास्ट बार आक्रमण किया था, आपको पता हो तो मैं बताया था आपको, प्रताप पर लास्ट बार आक्रमण किया था उस समय, यानी जगन्नाथ कछवाहा की, जो जगन्नाथ कछवाहा ने किया था वो आक्रमण, जगन्नाथ कछवाहा की छतरी भी भीलवाड़ा में है। तो आप एक बात नोट कर लेना। देखिए जो जैतर सिंह की जो 32 खंभों की छतरी है, इसे न्याय की छतरी भी कहा जाता है, आप नोट कर लेना। न्याय की छतरी किसे कहा जाता है? जैतर सिंह की छतरी को न्याय की छतरी कहा जाता है। हम्मीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था इस जो ठीक है, हम्मीर ने कोटि यज्ञ का आयोजन करवाया था। कोटि यज्ञ एक प्रकार से ये मान सकते हो 1 करोड़ आहुतियां दी होगी शायद, मुझे लगता है, मैंने जहां तक सुना यही है भाई। कोटि यज्ञ का मतलब उसमें 1 करोड़ आहुतियां दी गई थी। देखिए इस जो यज्ञ का जो पुरोहित था विश्वरूप था, ठीक है। कोटि यज्ञ का जो पुरोहित था विश्वरूप था, ठीक है। अब इसके बाद में बात करते हैं दरबारी विद्वानों की। इनके जो दरबार में विद्वान थे राघव देव और बीजादित्य। देखिए राघव देव था एक तो दरबारी विद्वान, और एक विद्वान था बीजादित्य। देखिए बीजादित्य को विजयादित्य भी कह सकते हैं, ठीक है। कुछ जगह अपने को विजयादित्य मिल जाएगा या कुछ जगह बीजादित्य मिल जाएगा। एक दरबारी विद्वान था राघव देव, हम्मीर का गुरु था राघव देव, नोट कर लेना, हम्मीर का गुरु था राघव देव, ठीक है। हम्मीर का कुछ मूल्यांकन की बात कर लेते हैं जल्दी से अपन। देखिए मूल्यांकन जैसे अपन जो पृथ्वीराज स्थल की बात की थी लास्ट में, तो इस प्रकार हम्मीर की भी बात कर लेते हैं। जो मेंस में कुछ 5 नंबर का क्वेश्चन बन सकता है, उस प्रकार से अपन बात कर लेते हैं। देखिए हम्मीर पर करबड़ा ने और हट पकड़ने की आरोप लगाया जाता है, हट के लिए युद्ध करने के आरोप लगाए जाते हैं। करबड़ा ने और हट के लिए हट करने के लिए आरोप लगाए जाते हैं। देखिए बात यह है इनकी, कर बढ़ाने की तो कर धर्म सिंह ने बढ़ाया था, ठीक है। इनका जो वो था
ये सॉरी धर्म सिंह ने भोज ने बढ़ाया था कर, इसका जो सेनापति था भोज, उसने कर बढ़ाया था, ठीक है। तो अगर भोज को लग रहा था कि भाई अपन अलाउद्दीन खिलजी यानी हमीर के साथ गलत करना चाहते हैं, अलाउद्दीन खिलजी के साथ जाकर मिलना चाहते हैं, तो वह तो वैसे भी बढ़ा था, लेकिन कर उस समय बढ़ाया गया था कि भाई युद्ध के समय कर बढ़ा नहीं जरूरी होते थे, हर राजा या हर बड़ा शासक होता था वो भी बढ़ा लेता था कर, ठीक है। युद्ध के समय भाई आवश्यकता पड़ती है पैसों की, ठीक है। आज भी कोई अगर जैसे अभी कोविड महामारी आई थी उस समय कुछ चीजें की गई थी, ऐसे जैसे गवर्नमेंट कर्मचारियों की भी सैलरी काटी गई थी, अगर राजस्थान में देखा जाए तो गवर्नमेंट कर्मचारियों की सैलरी काटी गई थी, इस प्रकार से कुछ भी मान लो। लेकिन युद्ध जैसी स्थिति बन रही है तो कर यानी ज्यादा पैसों की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है, खर्चा भी ज्यादा बढ़ता है, उस समय कर बढ़ाए जा सकते हैं, ठीक है। और हट करने की बात थी तो हट भाई उस समय यानी हट ये थी कि भाई हमीर अलाउद्दीन खिलजी के जो सेना अलाउद्दीन खिलजी के जो विद्रोह को शरण दे रखा था कि हबरू और जो मोहम्मद शाह को, वो देखिए सनातन धर्म का उस समय यानी तत्कालीन जो परिस्थितियां थी वो एक प्रकार से इनकी जो भी भाई नियम था, नियम क्या मान सकते हैं अपन भाई, सही बात थी सनातन धर्म की भाई, वो शरणागत की रक्षा करते थे एक प्रकार से, ठीक है। शरणागत की रक्षा करना इनका जो धर्म मानते थे ये एक अच्छा मानते थे सनातन धर्म में, तो ये भी एक वो बात है भाई, हट नहीं हो सकती भाई, जिद नहीं हो सकती एक प्रकार से, ठीक है। कर उस समय बढ़ाए गए थे जब युद्ध चल रहा था तथा अधिक धन की आवश्यकता थी, इससे पहले कभी कर नहीं बढ़ाए गए थे, ठीक है। हमीर द्वारा कर नहीं बढ़ाए गए थे, युद्ध के समय सभी राजा ऐसा करते थे, ठीक है। शरणागत की रक्षा करना हिंदू संस्कृति का आदर्श था, ठीक है, और हमीर भी उन्हीं आदर्शों का पालन कर रहा था, तो यह आप बात ध्यान रख सकते हो। उसकी जो बहादुरी तेरा शरणागत की रक्षा करने के लिए सर्वस्व न्यौछावर करने की भावना न केवल अविस्मरणीय थी, उसको एक बहुत ही आगे भी खड़ा कर देती है ये बात। अगर वो शरणागत की रक्षा नहीं करता तो आज हमीर को कौन जानता, अगर वो नहीं करता उनकी रक्षा तो शायद अलाउद्दीन खिलजी से आगे युद्ध भी नहीं होता, और युद्ध नहीं होता तो वैसे वो यानी वीरगति को प्राप्त नहीं होता, वीरगति को ऐसे प्राप्त नहीं होता तो शायद आज वो इतना प्रसिद्ध नहीं होता, इतना कोई जान नहीं पाता, ठीक है। तो देखिए अपन और आगे बात करते हैं एक बार। देखिए हमीर महाकाव्य में नयन चंद्र सूरी ने कहा था इनके लिए, एक दोहा टाइप में लिखा था कि सिंह वचन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, त्रिया तेल हमीर अट चढ़े न दूजी बार। सिंह का मन सत्पुरुष वचन नयन चंद्र सूर्य ने अपनी पुस्तक हमीर महाकाव्य में कहा था, सिंह मन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। देखिए इस दोहे का मतलब है कि सिंह मन कि जिस प्रकार से अगर एक शेर एक रास्ते से जा रहा होता है तो उसकी आंखें इतनी सटीक निशाना लगाती है कि उसको अगर शिकार आगे नहीं भी मिलता जाए तो उसको ऐसा नहीं लगता कि अपन ने गलती से पीछे कोई शिकार छोड़ दिया हो, वो पीछे मुड़कर नहीं जाता, ठीक है। एक प्रकार से आप समझ गए होंगे भाई, सिंह वापस अगर एक रास्ते से जा रहा है या गमन कर रहा होता है तो वापस शिकार के लिए घूमकर वापस टर्न नहीं लेता, ठीक है, आगे ही चलता जाएगा चाहे उसको शिकार नहीं मिले, लेकिन वो शिकार के लिए पीछे वापस नहीं घूमेगा कि अपन ने पीछे शिकार छोड़ दिया। इसका मतलब है कि सिंह की जो आंखें इतनी भयंकर यानी एक्टिव रहती है कि वो पीछे घूमने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सिंह मन सत्पुरुष वचन, अगर कोई अच्छा पुरुष है तो एक बार उसने वचन दे दिया उसको पूरा करके ही मानेगा,
तो हमीर ने भी केबरू और मोहम्मद शाह की जो शरण के लिए एक बार स्टेटमेंट दे दिया था, ठीक है, तो दे दिया, तो जो दे दिया, तो इसी प्रकार से ये भी हट के लिए वह एक जाना जाता है हमीर, ठीक है। कदलीफले इकबार, देखिए जो सत्पुरुष वचन भाई जो दे दिया, आज भी ये होता है, अगर कोई बंदा इस प्रकार होता है भाई वचन दे दिया तो दे ही दिया, वो अपने वचनों से वापस भाई न्यूट्रल नहीं होगा या बदलेगा नहीं। कदलीफले इकबाल, कदली का मतलब है केले का पेड़, केला, ठीक है भाई, केला कहा जाता है कि भाई केले के पेड़ का केला एक ही बार लगता है, दोबारा केला नहीं आता केले के पेड़ के, ठीक है। तिरिया तेल, देखिए तिरिया का मतलब यहाँ पे लड़की है, ठीक है। कहा जाता है आज भी अपने ये मतलब लड़की की शादी एक ही बार होती है, ये लड़की के तेल एक ही बार चढ़ता है शादी में, ठीक है। अगर उस समय की बात है ये कि लड़कियों की यानी वापस दोबारा शादी नहीं होती थी, ठीक है। आजकल तो शादियां होने लगी, अच्छी बात है भाई, होने लग गई तो अच्छी बात है, लेकिन उस समय जब लड़कियों की शादी दोबारा नहीं होती थी तो उस समय कहा जाता था कि लड़की की तेल एक ही बार चढ़ता है। आज भी कहा जाता है कि लड़की अगर दोबारा भी शादी हो रही तो हो रही है, लेकिन तेल एक ही बार चढ़ता है, जो मेन एक बार शादी होती है, पहली बार जो शादी होती है उसी में तेल चढ़ता है। तो यहाँ पर लड़की की तुलना की गई तिरिया तेल, ठीक है। हमीर हट, हमीर की जो हट है बदलती नहीं थी भाई, जो हमीर ने हट कर ली वो कन्फर्म थी भाई, वो होगी वह हमीर उस हट के लिए चाहे मारा जाए या वीर गति को प्राप्त हो जाए, लेकिन लड़ेगा अगर ऐसी कोई हट होगी तो, ठीक है। चढ़े न दूजी बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ये इस प्रकार कोई भी बात है दूजी बार नहीं होगी, एक बार ही होगी। अगर हमीर ने कह दिया वो एक बार होगा, तिरिया तेल यानी लड़की के तेल एक बार चढ़ेगा। तो इस प्रकार सिंगमन सत्पुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार, ठीक है। ये दो आता हमीर महाकाव्य में लिखा गया नयन चंद्र सूरी की जो पुस्तक है। इसके बाद में अपन बात करते हैं भाई, देखिए भाई हमीर इस युद्ध में लड़ता हुआ मारा गया था और उधर हमीर की रानी के नेतृत्व में जोहर किया गया था। रणमल और रतिपाल ने विश्वासघात किया था। अब थोड़ी सी बात कर लेते लास्ट में, रतिपाल और रणमल का क्या होता है। रतिपाल और रणमल अलाउद्दीन खिलजी के पास जाते, भाई मैं राजा बनाओ, ठीक है बना दी, तुम्हारे को राजा बैठा है, अपने सेनापतियों को ऑर्डर दिया इन दोनों को मार दो, ठीक है, इन दोनों को पहले मार। रणमल और रतिपाल ने कहा कि ऐसा क्यों, और सेनापतियों ने भी कहा कि भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, इनको आप राजा बनाने के लिए बोले। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है अगर ये खुद के राजा के नहीं हुए तो अपने क्या हो सकते, कल को अपने साथ भी विश्वासघात कर सकते और कोई इनको लालच दे दिया तो। रणमल और रतिपाल को मार देता है अलाउद्दीन खिलजी। देखिए केबरू हमीर की तरफ से लड़ता हुआ मारा जाता है इस युद्ध में। 1301 वाले जो युद्ध हुआ था, केसरिया किया गया था, उसमें केहबरू लड़ता हुआ मारा जाता है। मोहम्मद शाह की बात रही, मोहम्मद शाह इधर पकड़ा जाता है, हम जो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में ले जाया जाता, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पूछा जाता आपके साथ क्या किया जाए, या अलाउद्दीन खिलजी द्वारा पूछा जाता कि अगर मैं तुझे छोड़ दूं या बिल्कुल आजाद कर दूं तो तेरी दो इच्छाएं क्या होगी, ठीक है। इसमें दो इच्छाएं ये बताई थी मोहम्मद शाह ने कि अगर मेरे को आप छोड़ दो तो मैं सबसे पहले तो आपको मारूं, ठीक है, कि आप छोड़ दो तो मैं सबसे पहले तो अलाउद्दीन खिलजी को बोलता मोहम्मद शाह आपको मारूं, और अगर आप छोड़ देते और मेरे हाथ में रहता है तो मैं सबसे पहले अगर हमीर का कोई वंशज बच गया हो इस युद्ध में तो उसको ढूंढूं और उसको रणथंभौर का अगला राजा बनाऊं। अलाउद्दीन खिलजी बोलता है यार तू उसके वंशज के लिए क्यों पूछ रहा, तू खुद क्यों राजा नहीं बनना पसंद कर रहा। भाई मैं तो नहीं बन पाऊंगा यहाँ पे राजा, मेरी इच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपके खिलाफ विद्रोह करके गया। हमीर को पता था कि भाई शरण तो मैं दे रहा हूं, लेकिन उधर से अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करेगा, जरूर करेगा। फिर भी उसने, मैं जो शरणागत के रूप में उनके पास गया तो मुझे शरण दी, और हमने बताया था उनको एक बार और सोच लो अलाउद्दीन खिलजी के विद्रोही हम, फिर भी अमीर ने इस बात को नजरअंदाज करते हुए हमें शरण दी थी। तो मैं उसको मानता हूं कि वही वो शरणागत की रक्षा करने के लिए युद्ध के लिए तैयार था, वीर गति को प्राप्त हो गया, और उसकी जो महिलाएं थी इतनी उन्होंने जोहर कर लिया, और उसके जो ये दो सेनापति थे इन्होंने आपके पास आगे उसके साथ विश्वासघात कर दिया, ठीक है। तो इस प्रकार दो इच्छाएं बताया था मोहम्मद शाह, हालांकि मोहम्मद शाह को तुरंत मार दिया था, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा मार दिया गया था मोहम्मद शाह को भी। अपन ने यहाँ तक अमीर के बारे में पढ़ लिया। हालांकि अमीर खुसरो ने भी रणमल और रतिपाल के लिए कहा था कि भाई आज विश्वासघात के कारण से अमीर मारा गया और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंभौर पर अधिकार कर लिया, ठीक है।
तो अमीर खुसरो ने इसका कोदे का वर्णन किया था इस युद्ध का, 1301 वाले युद्ध का, अपनी पुस्तक जो खजाइन उल फुतुह में किया था। अच्छी पुस्तक है खजाइन उल फुतुह। अपन ने आमेर की बात कंप्लीट कर ली, रणथंभौर का इतिहास यानी रणथंभौर के चौहानों के बारे में कंप्लीट पढ़ लिए। अब नेक्स्ट जालोर के चौहान है, उनकी पढ़ लेंगे अपन, फिर आगे और पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मुझे आशा है कि क्लास आपको पसंद आई होगी। अगर क्लास आपको पसंद है, आज थोड़ी क्लास वैसे बड़ी हो गई है, मुझे पता है, कम से कम 40 मिनट के आसपास हो गई क्लास। अगर पसंद है तो क्लास को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।